रागिनी दरवाजे के पास फर्श पर सिमटी हुई थी। उसका सर घुटनों में दबा हुआ था। उसके कंधे हल्के हल्के से हिल रहे थे। शायद वह रो रही थी। शायद नींद और डर ने उस पर वार किया था। उपदेश की आंखों में एक पल को नमी उभर आई थी, मगर जल्दी ही गुस्से में बदल गई थी। उसने गुस्से में कहा, चुपचाप अंदर जाओ और चुप से सो जाओ, वरना मैं तुम्हारी हलक से जान निकाल लूँगा। उसकी दहाड़ में एक अजीब सा डर था और रागिनी एकदम चौंक उठी। उसकी आंखों में हैरानी, डर की मिली जुली असर थी, मगर वह कुछ कहे बगैर तेजी से कमरे में दाखिल हुई और सीधा बिस्तर में दुबक गई। उपदेश ने सोफे की तरफ देखा। वह चाहता था कि रागिनी वहां सोए, मगर वो पहले ही चादर में खुद को छुपा चुकी थी। उसका आधा चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाज़ा लॉक किया और बिस्तर के दूसरी तरफ जाकर लेट गया। दिल तो किया उस लड़की को बिस्तर से उठाकर सोफे पर पटक दे, लेकिन उसका धीरे धीरे कांपता हुआ बदन उसे ये करने से मना कर रहा था। वह भी अपनी माँ की तरह अच्छा इंसान था, लेकिन कभी भी इस बात को उजागर नहीं करना चाहता था। वह अपने अंदर हमेशा छुपा लेता था। उसका मानना था कि नेकी कर दरिया में डाल, भगवान और उसके नज़दीक ही ये मामला रहना चाहिए। दुनिया को बताकर ना कभी कुछ हासिल हुआ है और ना कभी हासिल होगा, इसलिए वह चुप हो गया था अपने भगवान की मर्जी के लिए। कमरे में अब बिल्कुल चुप्पी छा गई थी। उपदेश जानता था ये सुकून बस एक जहर था और इस जहर से वह बचना चाहता था, लेकिन शायद अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वह लड़की एक ऐसी आग थी जिसमें वह धीरे धीरे जलना शुरू हो चुका था। कमरे में गहरी चुप्पी छाई हुई थी। सिर्फ घड़ी की सुइयां चलने की मध्यम आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ देर वह ऐसे ही लेटा रहा, लेकिन अब उसे बेचैनी होना शुरू हो गई थी। उसने बेचैनी से करवट ली, आंखों पर हाथ रखकर लाइट की रोशनी को रोक दिया। वह अंधेरे में सोने का आदी था। सिर्फ और सिर्फ कमरे में दूसरा जिस्म होने की वजह से वह लाइट ऑफ नहीं कर रहा था, लेकिन अब और ज़्यादा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। अंधेरे ने पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया, मगर अगले ही पल उसके सीने में किसी का नरम कांपता हुआ सांस महसूस हुआ। वह चौंक कर सीधा उठ बैठा। वह नज़रें मोड़कर देखा तो रागिनी उसके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसकी आंखों में डर और बेबसी की एक अजीब सी हालत थी। उपदेश के चेहरे पर पकड़ गहरी हो गई। उसने एक झटके से रागिनी को खुद से अलग किया। गुस्से से घूरा, तुम अपनी हद में रहो, खबरदार जो मेरे जिस्म को हाथ लगाने की हिम्मत की तो। रागिनी की आंखों में पानी उतर आया। वह कांपती हुई शब्दों में बोली, उपदेश जी, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे आपके पास ही सोने दो। उपदेश ने नापसंदगी से नज़रें फेर ली। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां गुस्से में बंद की। दूर हो जाओ मुझसे, अगर दोबारा पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगा। उसकी गुस्से वाली आवाज़ कमरे में गूंज गई। रागिनी एक झटके से पीछे हट गई। उसके आंसू गालों पर गिरने लगे। वह चुप से पलटी और एक चादर में खुद को लपेट लिया, मगर उसके कानों में उपदेश की दहाड़ती हुई आवाज़ बार बार गूंज रही थी। कुछ पल यूं ही बीत गए। सन्नाटा फिर से छा गया। उपदेश ने आंखें बंद की, लंबी सांस ली, मगर वो बेचैनी से फिर करवट बदलने लगा। अचानक एक बार फिर गर्म सांसें उसके पास महसूस हुई। उसने आंखें खोली। रागिनी उसके और पास आ चुकी थी। उसके दिल की धड़कनें जैसे पल भर के लिए थम गई। रागिनी ने कांपते होठों से धीरे से बोला, प्लीज़ मुझे अपने पास ही रहने दो, मैं आपकी पत्नी हूँ। उपदेश का दिमाग जैसे एक पल को सुन्न हो गया। वह उस पल को देखता रह गया। उसके चेहरे पर कांपते जज्बात, पलकों में कैद बेबसी, आंखों में रागिनी को देखकर कुछ हुआ था। वह कोई छोटा बच्चा नहीं था जो उसकी बात का मकसद और उसके चेहरे पर मौजूद रंग को पहचान न पाता। रात की गहराई उपदेश के दिल के अंदर एक जंग छिड़ गई थी। वह रागिनी के इतने पास था कि उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। उसकी गरम गरम सांस उसको महसूस हुई। वह चाहकर भी पीछे नहीं हट पाया था। रागिनी ने अपना सर धीरे से उसके सीने पर टिका दिया। उपदेश के दिल की धड़कन जैसे बेकाबू हो गई। वक्त जैसे थम सा गया था। नरमी, मोहब्बत, चुप्पी। उपदेश की नज़रें रागिनी के कांपते होठों पर गई और उससे पहले कि वह खुद पर काबू पाता, वह उस पर झुकता चला गया था। वह खुद को रोक नहीं पाया। शायद ये बात उस पर हावी हो चुकी थी। ये लड़की मेरी पत्नी है और वह भला क्यों अपना हक खराब करता। उस रात, पूरी रात वह अपना गम और गुस्सा उस लड़की पर उतारता रहा। रागिनी एक शब्द भी नहीं बोल पाई थी, बस चुप से उसके हर जज्बात को महसूस कर रही थी। रात धीरे धीरे करके पिघलती जा रही थी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की के पर्दे से छनकर कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। उपदेश की आंख खुली।
वह कुछ पल यूं ही खाली नज़रों से छत को घूरता रहा। उसका दिमाग बिल्कुल भारी हो रहा था, जैसे नींद के साथ साथ कोई और चीज़ भी उस पर हावी था। फिर जैसे ही रात का वह पल फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने बीतने लगे, वह एक झटके से बिस्तर से अपना करवट बदला। उसके बिल्कुल बाजू में रागिनी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी खूबसूरत सपने में गुम हो गई हो। उपदेश ने एक पल को उसे देखा, फिर नज़रें चुराकर जल्दी से बिस्तर से उठ बैठा और तेज कदमों से वॉशरूम में दाखिल हो गया। सावर खोलकर कपड़े समेत उसके नीचे खड़ा हो गया। पानी की ठंडी छींटे उसके चेहरे पर बहकर जमीन पर गिर रहे थे, मगर उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी थी। वह आंखें बंद किए पानी की बूंदों को महसूस कर रहा था, जब अचानक वॉशरूम के दरवाजे पर हल्की सी किसी के आने की आहट हुई। वह चौंक गया, फिर संभल कर अंदर से पूछा, कौन है? बाहर से एक नरम आवाज़ उसके कानों से टकराई थी, मैं हूँ रागिनी, क्या मैं भी अंदर आ सकती हूँ? उपदेश की सांस जैसे थम गई, चेहरा सुर्ख होने लगा उसका। वह कुछ कहने ही वाला था, मगर फिर चुप हो गया। एक पल को सोचने लगा, फिर धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। रागिनी अंदर आई। उसकी आंखों में एक शर्मीली सी चमक थी। उपदेश का दिल जोर से धड़का। रागिनी, उपदेश ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके शब्द कहीं खो गए। रागिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप से सावर के नीचे आकर खड़ी हुई। पानी की ठंडी बूंदें उन दोनों पर गिरने लगी। उपदेश की नज़रें उसके चेहरे पर जम गई। वह शर्मीली मुस्कान लिए धीरे से उसके और करीब हुई। मैं आपकी पत्नी हूँ उपदेश, रागिनी ने बिल्कुल धीमे शब्दों में कहा था। उसके शब्द में एक नरमी सी मिठास थी, एक भरोसा, एक मोहब्बत, या फिर कोई चाल थी। उपदेश समझ नहीं पाया था। उसने गहरी सांस ली, जैसे वह अपने आप को काबू करने की कोशिश कर रहा हो, मगर उसके पास उसकी मासूमियत, उसका भरोसा, सब कुछ जैसे उपदेश के दिल के बंद दरवाजे को तोड़ रहा था। धीरे धीरे उसका हाथ रागिनी के कमर के पास गया। उसने जल्दी से उसे अपने पास कर लिया। रागिनी ने सर झुका लिया, मगर उपदेश ने नरमी से उसकी थोड़ी को ऊपर की। एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। पानी के कतरे उनके चेहरों से टपक रहे थे, मगर वक्त जैसे थम गया था। रागिनी की पलकें कांप रही थी। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। उपदेश ने अपने होंठ से उसे अपने करीब कर लिया था और उस पर झुकता चला गया था, इस बात से बेखबर ये लड़की बस उसकी पत्नी नहीं, बल्कि दुश्मन की बेटी भी है। लेकिन शायद उस वक्त हर चीज़ उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। काफ़ी देर तक उस पर अपनी मोहब्बत की बारिश लुटाता रहा। करीब आधे घंटे के बाद वे दोनों वॉशरूम से बाहर आए थे। फ्रेश होकर वह सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगा, ताकि उससे मुलाकात करे और अपने ऑफिस जा सके। हवेली में बिल्कुल चुप्पी थी, जैसे सब कुछ ठहर सा गया हो। उपदेश के कदम अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, मगर उसका दिल बोझल था। वह दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। उसने सांस रोका और धीरे से दरवाज़ा खोला। उपदेश की माँ उमा पूजा कर रही थी। उनके कंधे सिसकियों से कांप रहे थे। वे हाथ जोड़े बिलक बिलक कर अपने भगवान से शिकायत कर रही थी, हे भगवान, मेरे आरव को मुझसे क्यों छीन लिया तूने? क्यों मेरे जीते जी मेरा गुरूर तोड़ दिया तूने? उनकी आवाज़ कमरे में गूंज उठी थी। उपदेश का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी माँ, जो हमेशा सब्र की चट्टान बनी रहती थी, आज इस तरह टूट चुकी थी कि अपने बंद कमरे में अपने भगवान के आगे बेबसी से रो रही थी। उसकी आंखों में नरमी उतर आई थी, मगर उसने खुद को काबू में रखा और धीरे से जाकर उनके पास बैठ गया। उमा ने एक लंबी प्रार्थना के बाद आरती करके भगवान को भोग दे रही थी। आंखों में और ज़्यादा आंसू भर आए। उपदेश ने कुछ कहे बगैर अपना सर उनकी गोद में रख दिया। वह कुछ पल चुप रहीं, फिर उनके कांपते हाथ उसके बालों में चलने लगे। वह माँ थी, चाहे जितनी भी नाराज होती, अपने बेटे के लिए उनके पास हमेशा प्यार ही था। उन्होंने उसके माथे पर किस किया, थके थके शब्दों में बोली, उपदेश, मैं जानती हूँ मैंने तुम पर बहुत गुस्सा किया था, तुम्हें मारा, मगर बेटा, मेरा गम, मेरी तकलीफ में खुद को कैसे संभालूं? उपदेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुप से उनके प्यार को महसूस करता रहा। उमा ने एक लंबी सांस ली, जैसे अपनी टूटी हुई हिम्मत को इकट्ठा कर रही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि तुम उस लड़की पर तरस खाओ या तुम उसे सजा दो, क्योंकि उसकी वजह से मेरा आरव मुझसे छीन लिया गया। मगर वह पल भर को रुकी और उपदेश ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक माँ की बेबसी थी। मगर बेटा, इतना सजा मत दो कि तुम्हारा अपना ज़मीर तुम्हें कभी माफ़ ना कर सके। हाँ, उसे उसके गुनाहों का एहसास दिला दो, मगर इतना नहीं कि वह खुद को मार ले। मैंने तुम्हें जाहिल नहीं बनाया उपदेश, मैंने तुम्हें आरव की तरह नरम दिल बनाया था। उपदेश के दिल में एक दर्द सा उठा था। उसने गहरी सांस ली
और धीरे से अपनी माँ की गोद से सर उठाया। उनका हाथ थाम कर बोला, माँ प्लीज, आपको बिल्कुल भी नहीं रोना। आपका रोना मुझे बहुत तकलीफ देता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह आरव की याद से उनको बाहर निकालना चाहता था। वह तो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था। अगर एक बार वह इशारा कर देती तो न जाने वह रागिनी के साथ क्या कर गुजरता। फिर तो वह उस पर जुल्म का पहाड़ भी तोड़ देता। लेकिन रात के उस सीन के बाद उसका दिल अब बदल चुका था। एक अजीब सी गुदगुदी उसके अपने अंदर महसूस हो रही थी। आज से पहले उसने कभी ऐसा एहसास अपने आसपास महसूस नहीं किया था जैसा एहसास उसे अब महसूस हो रहा था। ये सुनते ही उमा के आंखों में और तेजी से आंसू बहने लगे। वह उपदेश के सीने से लग गई। मुझे आरव के बगैर रहा नहीं जा रहा उपदेश। मैं उसके बगैर कैसे जीऊँगी? वह मेरा बच्चा था, मैं कैसे उसे भूल जाऊँगी? उपदेश ने अपना बाजू उनके आसपास लपेट लिया। आज वो पहली बार बेबसी महसूस कर रहा था, एक ऐसे गम के सामने जिसका कोई हल नहीं था। उसने आंखें बंद कर ली, मगर अंदर ही अंदर वह खुद भी रो रहा था, एक माँ के दर्द को महसूस करते हुए, जो शायद कभी कम नहीं हो सकता था। काफ़ी देर तक उनके पास ही बैठा रहा, उनको समझाता रहा, शायद भगवान हमसे नाराज़ हो गए हैं और उनकी नाराज़गी से हम लोग नहीं बच सकते। घर में इस बात की खबर मिली कि आरव इस दुनिया में नहीं रहा। ये बात पूरे घर को हिलाकर रख चुकी थी। पूरा परिवार बिखर गया था। जितनी चहल पहल वह घर में रखता था, ऐसा कोई इंसान नहीं था जो हवेली को रौनक लाता। बस एक वही इंसान था जो हर किसी को हंसता खेलता देखना चाहता था, हर चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरे रखता था। बाप के मरने के बाद उसने हमेशा अपना बाप उपदेश को ही महसूस किया था। माँ को तो हमेशा हथेली पर लिए रखता था, लेकिन अब सब कुछ बिखर गया था। उसका जाना हर एक की कमर तोड़ चुका था। वह एक गहरी सांस भरकर उठ खड़ा हुआ। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे अंदर कोई चीज टूट रही हो। उसने निगाहें नीचे की, दरवाज़ा खोला, बाहर कदम रखा, मगर जैसे ही दरवाजे के दहलीज पार की, बाहर आया, वह ठिठक गया। सामने ही रागनी खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख थी, चेहरा बिल्कुल लाल था, मगर निगाहों में एक अजीब सा असर था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो मगर शब्दों में ना पिरो पा रही हो। उपदेश ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर जैसे कुछ सोचते ही नज़रअंदाज करके तेज कदमों से आगे बढ़ गया। रागनी ने उसकी चौड़ी पीठ पर एक गहरी निगाह डाली। उसकी चाल में एक अजीब सा रोब और दबदबा था, मगर आज शायद कुछ बोझल सा लग रहा था। वह उसे जाते देखती रही, यहाँ तक कि वह नज़रों से ओझल हो गया। फिर धीरे धीरे उसके होंठ पर एक धीमी मुस्कुराहट उभरी, मगर वह मुस्कुराहट मासूम नहीं थी। वह मुंह मोड़कर दोबारा कमरे में दाखिल हुई। उमा उसे देखकर चुप से पूजा में बिजी हो गई और रुद्राक्ष की माला बिस्तर पर बैठकर गिनने लगी। उनके चेहरे पर कोई असर नहीं था, न गुस्सा न नरमी, बस एक दर्द छुपी हुई थी। रागनी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, उनके पास जाकर रुक गई। कुछ पल उन्होंने रागनी को देखा, फिर कुछ कह ना सकी, जैसे उनके शब्द कहीं खो गए हों। मगर फिर एकदम उनके सामने हाथ जोड़कर बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो कुछ किया उससे मैं शर्मिंदा हूँ। मैं सच में बहुत दर्द महसूस कर रही हूँ, लेकिन बेकसूर हूँ। जो कुछ किया है मेरे मंगेतर ने किया था, मैंने कुछ नहीं किया। उमा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी माला जाप करने में बिजी थी। उनके चुप चेहरे पर ना कोई गुस्सा था, ना कोई नरमी, जैसे वह किसी परीक्षा में पड़ गई हों। रागनी ने एक नज़र उनके चेहरे पर डाला, फिर धीमे शब्दों में बोली, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय पीकर आप बहुत अच्छा महसूस करोगी। आपकी दिन भर की थकान पल भर में दूर हो जाएगा। उमा ने कुछ न कहा, फिर थोड़ी सी आवाज़ उनके होंठों से निकली, हाँ बना दो। शायद वह उसकी माफ़ी और उसकी बातों से पिघल गई थी। वैसे भी वह एक धार्मिक औरत थी। किसी की बात को वह इस तरह नज़रअंदाज करके उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। रागनी के होंठों पर एक बार फिर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी, मगर इस बार उसकी आंखों में कुछ और भी था, जैसे कोई ख्याल अंदर ही अंदर पिघल रहा हो। वह धीरे धीरे कदमों से किचन की तरफ बढ़ी। किचन में दो नौकरानी काम में बिजी थी, मगर उसे देखते ही वह जल्दी सीधी हो गई। रागनी ने उन पर एक तीखी नज़र डाली। उसने नरम मगर सख्त शब्दों में कहा, तुम लोग बाहर जाओ, मैं खुद चाय बना लूँगी। नौकरानी ने एक दूसरे को देखा, मगर किसी ने कुछ न बोला। जो लड़की गुलामी में आई, लेकिन उपदेश के साथ उसकी शादी हुई थी। अपने पति के कमरे में वह रह सकती थी, इसका मतलब था उन सब पर उनकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी था, वरना गुलामी में आई हुई औरतें एक भेड़ बकरी से भी बहुत बुरी हालत में होती हैं। सर हाँ में हिलाकर किचन से बाहर चली गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, रागनी ने एक गहरी सांस ली और खुद चाय बनाने में बिजी हो गई। चाय का पानी उबलने लगा, उसकी खुशबू हवा में फैल गई। रागनी ने एक कप में चाय लिया, फिर धीरे से अपने दुपट्टे के पल्लू से बंधी हुई छोटी सी गोली निकालकर
उसकी नज़रों में एक अजीब सी चमक उभरी। वह धीरे से गोली को चाय में डाल गई थी, जैसे कोई आम चीज़ हो। चाय में गोली घुलते ही एक पल के लिए उसके होंठों पर एक फिर से मुस्कुराहट उभरी। वह कप उठाए हवेली के दरवाजे से वापस जा रही थी, मगर उसकी चाल में अब वो नरमी नहीं थी जो कुछ पल पहले थी। अब वह कदम कुछ ज़्यादा मजबूत और भरोसे वाली लग रही थी, जैसे किसी फैसले पर वो अब हावी हो चुकी हो। वह कोई और नहीं बल्कि रागनी थी, जिसे ना कभी झुकना सीखा था और ना वह आगे झुकने का इरादा रखती थी। जो भी लोग उसके रास्ते में आने की कोशिश करने वाले थे, उन सबको वह रास्ते से हटा देना चाहती थी, और इस बात का मंसूबा वह अपने घर से ही बना कर आई थी। रागनी चाय का कप हाथ में लिए धीरे धीरे चलती हुई कमरे में दाखिल हुई। उमा अभी भी अपने माला जाप करने में बिजी थी। उनके चेहरे पर थकन के असर साफ दिखाई दे रहे थे। रागनी मुस्कुराते हुए चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाया। माँ, ये चाय पी लीजिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। उमा ने एक नज़र कप पर डाली, फिर निगाहें मोड़कर धीमे शब्दों में बोली, यहीं रख दो, बाद में पी लूंगी। रागनी ने एक पल के लिए अपने हाथ में कप की गर्मी को महसूस किया, फिर एक अजीब सी परेशानी के साथ उनके पास ही बैठी। माँ प्लीज़, आपको आराम की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा चाय पी लो, आपको अच्छा महसूस होगा। उमा ने नापसंदगी से उसकी तरफ देखा, जैसे वह ज़बरदस्ती करने पर तैयार हो। नहीं, अभी नहीं। मगर रागनी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने बहुत कहा, मम्मी जी चाय पी लो। उनके हाथ में चाय का कप थमा दिया। प्लीज़ माँ, ये चाय पी लो, मैं आपके लिए लाई हूँ, आपके आराम के लिए। बस एक बार पीकर तो देखो, आपको अच्छा लगेगा। उमा ने एक पल के लिए उसके चेहरे को गौर से देखा। वहाँ एक मासूमियत दिखाई दे रही थी, एक बेचारगी, मगर साथ ही कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो आम नज़रों से ओझल था। वह थोड़ा शक में हो रही थी, फिर जैसे अपने दिल को मार कर कप थाम लिया। रागनी के होठों पर एक छुपा हुआ मुस्कान उभरा। वह चुप से देखती रही, जैसे किसी इंतजार में हो। उमा ने पहला घूंट लिया, फिर दूसरा, फिर धीरे धीरे पूरा कप खत्म कर दिया। कुछ ही पल में उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून छाने लगा। उनकी पलकें बोझल होने लगी, हाथ पैर ढीले पड़ गए। वह बैठे बैठे ही बेहोशी में जाने लगी, जैसे नींद के समुद्र में डूब रही हो। रागनी ने उनका चेहरा देखा, उनकी बंद होती हुई आंखों को और बेजान से शरीर को देखा, तो उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट उभरी। वह धीरे से बोली, मैंने सोचा था कि तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ उपदेश को अपना बना लूंगी, लेकिन शायद तुम्हें अब इस डोज की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पति को तुम मेरे खिलाफ भड़काओगी, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? ऐसा मुमकिन नहीं। रागनी अपनी जगह से उठी, उन पर एक आखिरी निगाह डाली, जो पूरी तरह नींद की वादियों में जा चुकी थी। वह धीरे धीरे कमरे से निकल आई। दरवाज़ा बंद करते हुए उसके चेहरे पर बड़ा सुकून उभरा। मुस्कुराहट आया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो इस खेल का दूसरा वार था। वह अपने जीत का ऐलान कर रही थी। उसको पता था उपदेश पंचायत में गुलामी का ही फैसला करेगा, इसलिए वह आने से पहले कुछ चीज़ों का बंदोबस्त करके अपने साथ आई थी। मिसाल के तौर पर ये नींद की गोलियां जो उसने अपनी सास को देने के लिए ही रखा था। बस शर्त ये थी, ये औरत उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। लेकिन उमा एक माँ थी, रागनी को उससे कभी भी खतरा हो सकता था। उपदेश को हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। इस काम में तो वह बहुत माहिर थी, लेकिन शायद इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि जिस आदमी पर वह हाथ डाल रही थी वह कोई मामूली नहीं, बल्कि आने वाले वक्त का एक अच्छा खिलाड़ी साबित होने वाला था। पूरा दिन मामूली के हिसाब से बीत गया था। उपदेश रात के साय में थका हारा हुआ घर में दाखिल हुआ। उसके कदमों में अजीब सा भारीपन था, जैसे दिन भर की थकान उसके जिस्म पर छा गई हो। मगर जैसे ही वह अपनी माँ के कमरे में पहुंचा और उन्हें गहरी नींद में पाया, दिल में एक सुकून महसूस हुआ था। कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, ताकि कुछ देर आराम कर सके। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक अलग ही मंजर उसके सामने था। उसका कमरा मध्यम रोशनी में डूबा हुआ था। वहाँ हल्की सी खुशबू बिखरी हुई थी। बेड पर ताज़ा गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी, और उसके अंदर वह क्रीम कलर की नाइटी में सजी सवरी खूबसूरत रागनी, जो किसी सपने की तरह हसीन लग रही थी। वह धीरे धीरे चलती हुई उसके पास आई, नजरें झुकाकर, चेहरे पर एक हया भरी मुस्कान। उपदेश एक पल के लिए बिल्कुल सुन रह गया था, जैसे वक्त थम गया हो। फिर जब उसके पास आई, अपनी नाजुक बाहें उसके पास कर दिया, वह बिल्कुल सुन्न होकर देखने लगा। हल्की सांस लेकर रह गया। उपदेश, आपके बगैर दिन काटना बहुत मुश्किल था, उसने धीरे से कहा, फिर अपने बालों को पीछे झटक कर उपदेश के माथे को चूम लिया। उपदेश ने नरमी से उसे थामा, उसके गाल की सुर्खी को देखा, उसके पलकों की सरसराहट को महसूस किया। वह उसे धीरे से सोफे पर ले आई और खुद भी पास बैठ गई।
मुझे नहीं मालूम था कि मोहब्बत का इंतज़ार इतना मुश्किल होगा। हर पल बस आपका ख्याल, हर सांस में आपकी खुशबू, हर पल आपकी कमी महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे बोल रही थी, जैसे शब्दों से नहीं, अपने जज्बात से उसके दिल पर दस्तक दे रही हो। उपदेश के चेहरे पर नरमी सी मुस्कुराहट आई। तुम्हें सच में मेरी इतनी याद आई? वो बेकाबू होकर पूछ बैठा। रागनी ने शरारत से मुस्कुराते हुए सर झुका लिया। याद से भी ज़्यादा। मैं तो जैसे आपके बगैर रह नहीं पाई। आपके पास आना मुझे पागल कर चुका है। वह धीरे से उसके पास हुई, उसके आंखों में झांका, जैसे वहाँ कोई सपना देख रही हो। उसके नरम हाथों से उपदेश की उंगलियां थाम ली और फिर वो मध्यम आवाज़ में बोली, मैंने हर पल बस यही सोचा, कब आप वापस आओगे, कब मैं आपके पास रहूँगी, कब आप मुझे अपनी मोहब्बत में समेट लोगे। ये कहते हुए उसकी पलकें झुक गई थी। चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। उपदेश की निगाहें उसके चेहरे पर टिक गई थी। कुछ था उसकी आंखों में, एक ऐसा एहसास जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सका था। उसकी सांसें धीरे धीरे गहरी होने लगी। रागिनी के होंठों पर एक नरम सी मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। उपदेश जी, मुझे अपने पास कर लो, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए, सिर्फ आपकी। उपदेश ने एक पल के लिए आंखें मूंद ली, जैसे कोई फैसला कर रहा हो। फिर धीरे से झुककर उसके जिस्म को अपने काबू में कर लिया। रागिनी ने भी खुद को उसकी मोहब्बत के हवाले कर दिया। वह पल, जज्बात, एहसास, सब एक चुप्पी गवाह बनकर उसके कमरे की हवाओं में बिखरते चले गए थे। इस बात से बेखबर, बस कुछ दिन बाद ही एक ऐसा राज सबके सामने आने वाला था जिससे हर एक आदमी अनजान था। 2 हफ्ते बीत चुके थे। वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मगर उन दिनों में सब कुछ बदल चुका था। उपदेश, जो रागिनी को अपनी नज़रों में सिर्फ नफरत और गुस्से की आग में झुलसता देखता था, अब धीरे धीरे एक और जज्बे की पकड़ में आ रहा था। रागिनी अब उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी, जिसे वह आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मगर उन 2 हफ्तों में जो सबसे बड़ा बदलाव आया था, वह उमा का हर दिन कमज़ोर पड़ता शरीर। रागिनी अभी भी हर दिन उनके लिए चाय बनाती थी और उसमें वही नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें सुला देती थी। उपदेश को महसूस हो रहा था, वह कई दिनों से अपनी माँ से ढंग से बात भी नहीं कर पाया था। हर बार जब उनके पास जाता, वह नींद में डूबी होती। गहरी थकन उनके चेहरे पर दिखाई देता, मगर उसके दिमाग में ये बात जकड़ने लगे, पहले ही रागिनी की मोहब्बत ने उसके ख्याल को जकड़ लिया था। इधर रागिनी, जो अब उपदेश की पूरी तरह ध्यान बन चुकी थी, उसके दिल में एक और कसक बाकी थी, पवन की कमी। पवन, वह आदमी जिसकी मोहब्बत में वह सालों से तड़प रही थी, जिसके बगैर वह एक पल भी जीना उसके लिए मुश्किल था। आज एकदम से उसके दिल में पवन की याद उभर आई थी। उसका दिल बेकरार हो गया था, जिसे कभी न पूरी होने वाली कहानी दोहराई जा रही हो। वह बेताबी से घर के आंगन में रखे हुए फ़ोन तक पहुंची। इस बात से बेखबर कि कोई है जो उसके इंतजार में बैठा है। हाथ कांप रहे थे, मगर दिल की जिद सब पर भारी थी। उसने धड़कते दिल के साथ नंबर मिलाया। दूसरे ही बैल पर फ़ोन उठा लिया गया। हेलो। पवन की भारी मगर गम में डूबी हुई आवाज़ सुनकर उसके होंठों पर एक नमी सी मुस्कुराहट आई। पवन, उसने बेताबी से कहा, जैसे कई दिनों की चुप्पी आज टूटने को थी। रागिनी, तुमने इस वक्त कॉल क्यों की? सब ठीक है ना? पवन की आवाज़ में फिक्र दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आवाज़ हल्की सी धीमी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे फ़ोन का रिसीवर कहीं और भी उठाया गया हो। मुझे तुमसे मिलना है पवन, उसने धीरे से कहा था, मगर होठों पर विनती दिखाई दे रही थी। रागिनी, तुम्हें पता है ये मुमकिन नहीं। अब तुम उपदेश की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह मुझसे मिलना अच्छा नहीं रहेगा। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं पवन, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रही। मुझे तुमसे मिलना है, बस एक बार प्लीज़। उसके शब्द में बेबसी थी, आंखें नम होने लगी। रागिनी, ये मत करो, अगर किसी ने देख लिया। पवन, अगर तुमने मना किया तो मैं मर जाऊंगी। मेरी सांसें घुट रही है यहाँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बस एक बार तुम फिर से उपदेश के बाग में आ जाओ, जहाँ मैं आरव से मिला करती थी। पवन ने एक गहरी सांस ली। एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया था। रागिनी की धड़कनें तेज हो रही थी, जैसे उसके हर पल के फैसले पर उसकी पूरी जिंदगी का दारो मदार हो। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, पवन ने धीरे से कहा। रागिनी की सांसें चालू हो गई, होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, उसने धीरे से कहा और फ़ोन रख दिया। और एक और रिसीवर कहीं और रखा गया था, और वह कहीं और नहीं बल्कि उपदेश के ऑफिस में मौजूद उपदेश ने रखा था। उस दिन का उसे बेसब्री से इंतजार था। आज भी सच सामने आना था। आज उस लड़की का पूरा सच उपदेश के सामने खुलकर आ जाता, ताकि मालूम कर सके वह चाहती क्या है। बाहर रात का सन्नाटा था, चांदनी खेतों में चमक रही थी, लेकिन उपदेश के दिल में सिर्फ कोहराम का अंधेरा था।
हल्की हल्की फसलों की सरसराहट, एक सरसरी आवाज़ आ रही थी। रागनी दबे कदमों से, सावधान नज़रों से हवेली से निकली थी। रास्ते में कई बार रुककर पीछे देखा, कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। जब तसल्ली हो गई सब ठीक है, तभी आगे बढ़ने की हिम्मत हुई। दिल की धड़कनें बेकाबू थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बिखर रही थी। जैसे ही वह उपदेश के बाग के सामने एक बरगद का पेड़ के पास पवन खड़ा था, जब उसे देखते ही तेज कदमों से उसके पास पहुंची। पवन ने उसे एक नज़र देखा, मगर वह किसी और ही दुनिया में थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा पवन, हम एक बार फिर मिल रहे हैं, उसने खुशी से कहा। पवन ने उसे गौर से देखा, आंखों में शक, हैरानी का मिला जुला असर दिखाई दे रहा था। ऐसे कैसे उपदेश तुम्हारे झांसे में आ गया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वह तो किसी को माफ़ नहीं करता, फिर तुम्हें कैसे कर दिया? वह भी हैरानी की मिली जुली असर में बोली। रागिनी के होठों पर चालाकी सी मुस्कुराहट आ गई। हंसी दबाकर आंखों में मक्कारी समेट कर बोली, जब खूबसूरती का जादू चलाया जाए तो हर आदमी आसानी से मुट्ठी में आ जाता है। देखा नहीं मैंने कैसे आरब को अपने पीछे दीवाना कर रखा था, और वो मेरे हर इशारे पर नाचता था। और ये तो उसका बड़ा भाई है, मुझे तो लगता है कि वह उससे भी ज़्यादा पागल है। अब देखना, उसकी माँ को तो मैं नींद की गोलियां दे देकर ख़त्म कर दूंगी, और कुछ दिन बाद बारी उपदेश की आ जाएगी। सारा पैसा, सारी जायदाद मेरे हाथ में होगी। और फिर वो पवन की आंखों में झाँक कर बोली, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। पवन चुप था, चेहरे पर नापसंदगी के असर उभरने लगे थे, क्योंकि आज वह जल्दबाजी में सच बोल चुकी थी, जो इससे पहले पवन को बेवकूफ़ बना रही थी। आरव उसके पीछे था। आरव और पवन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उन दोनों में रागिनी ने इस तरह नफरत डाल दी थी। वह कहती थी कि आरव मेरे पीछे पड़ा है और पवन से वो बेहद मोहब्बत करती है। इसी मोहब्बत के जाल में उसने आरव को मौत के घाट उतार दिया था। पवन एक अच्छा लड़का था, जिसे ज़िंदगी में एक ऐसी औरत की चाहत थी जो एक अच्छी किरदार की औरत हो। उसका दिल अब रागिनी से खट्टा हो चुका था। रागिनी ने एक पल के लिए इधर उधर देखा, फिर जहर उगलना शुरू किया। मैं उपदेश को भी अपने रास्ते से हटा दूंगी, जिस तरह पवन को हटाया था। जिस तरह मैंने आरव पर गोली चलाई थी, इसी तरह उपदेश पर भी चला दूंगी। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक डर चमक रही थी, जैसे एक जीत का जश्न मना रही हो। मगर अगले ही पल उसका बाजू किसी ने जोर से थामा था। एक झटके से वह सीधी हुई और एक सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ हवा में गूंजी। उसका चेहरा एक तरफ मुड़ गया, आंखों के सामने तारे नाच गए। उपदेश धीरे से बड़बड़ाया। उपदेश की आंखों में अंगारे दहक रहे थे। तुम कितनी गिरी हुई औरत हो रागिनी। उसकी आवाज़ जहर में डूबी हुई थी। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था, मगर तुम इस काबिल ही नहीं थी। मैंने तुम्हें अपना समझना शुरू कर दिया था, मगर तुम तो एक घटिया औरत निकली। रागिनी ने जल्दी से कुछ कहने की कोशिश की, मगर उपदेश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। चुप रहो, तुम जैसी औरत के मुंह से मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। उसने गहरी सांस ली, जैसे दिल में जलती नफरत को कंट्रोल कर रहा हो। फिर ठंडे शब्दों में बोला, रागिनी, अब तुम सारे मोहब्बत के जाल उस काल कोठरी में जाकर पूरा करना, क्योंकि मैं अपने हाथ तुम्हारे गंदे खून से रंगना नहीं चाहता। और रागिनी के कानों में ये आवाज़ गई। आंखों में हैरानी, बेबसी के रंग उतरने लगे। इस वक्त वहां पर पुलिस, दरोगा, सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। पवन और रागिनी को एक बार फिर पंचायत में लाया गया, जहां पवन को तो जुर्माना देकर छोड़ दिया गया, क्योंकि पवन भी उसके धोखे में आ चुका था। और रागिनी को काल कोठरी में भेज दिया गया, जहां उसके गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं थी। रागिनी ने पवन की तरफ देखा, उम्मीद भरी नज़रों से, शायद पवन उसे बचा ले। वह पंचायत में उसका सारा राज खोल चुका था, कैसे पवन और आरव के बीच नफरत डाली थी। पंचायत ने पवन से जुर्माना लेकर छोड़ दिया था, क्योंकि पवन अपने माँ बाप का इकलौता सहारा था। लेकिन रागिनी के मोहब्बत में वह अपने दोस्त का भी दुश्मन बन बैठा था। पवन ने उपदेश से माफ़ी मांगी, कहा कि अगर तुम एक कातिल के प्यार में डूब रहे थे तो फिर बताओ मेरा क्या हाल किया होगा इसने। ये कहती थी कि आरव मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं आरव को पसंद नहीं करती। आरव उसको पूरे दिल और जान से चाहता था। आरव को ये कहती थी दिन है तो वह कहता दिन है, और आरव को कहती रात है तो वह कहता रात है। फिर इतने प्यार करने वाले आदमी को इसने मौत के घाट उतार दिया। ये काल कोठरी के लायक है, ये किसी के दिल में रहने लायक नहीं। सभी पंचायत वालों ने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। दरोगा ने उसे काल कोठरी में भेज दिया। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।